नमस्कार दोस्तों, आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम एक ऐसी केस स्टडी पर बात करने वाले हैं जो आपको सच में सोचने पर मजबूर कर देगी। एक ऐसा राज्य जो कभी दुनिया के सबसे महान इंडस्ट्रियल दिग्गजों में गिना जाता था, वो अचानक आर्थिक रूप से इतना संघर्ष करने वाले राज्य में कैसे बदल गया। बंगाल की कहानी ये सिर्फ एक जगह की बात नहीं है, बल्कि नीतियां, विचारधाराएं और समय कैसे सब कुछ बदल देता है, ये उसका एक जीता जागता उदाहरण है। अब जरा इस विरोधाभास को देखिए। 1947 में जब भारत आजाद हुआ था, तब ये अकेला राज्य पूरे देश का 27% इंडस्ट्रियल आउटपुट पैदा करता था। 27%। और आज अगर हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करें तो 28 राज्यों में इसका नंबर 27वां है। मतलब एकदम टॉप से सीधा बॉटम तक का सफर। तो व्यापार की उस शानदार समृद्धि से लेकर आज की इन बेरोजगारी और सिस्टमैटिक चुनौतियों तक, ये सब हुआ कैसे? इस पूरी टाइमलाइन और वजहों को समझने के लिए ये रहा हमारा रोड मैप। हम इन 6 हिस्सों में इस पूरे सफर को देखेंगे। बंगाल का स्वर्ण युग, बौद्धिक उपलब्धियां, कम्युनिस्ट काल में आई गिरावट, टेक्नोलॉजी का विरोध, नए नेतृत्व में कैसे पुराना सिस्टम वापस आया, और आखिर में वेलफेयर और गरीबी का विरोधाभास। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, बंगाल का स्वर्ण युग, व्यापार और समृद्धि। 17वीं और 18वीं सदी के दौरान इस क्षेत्र की क्या स्थिति थी, इसे समझने के लिए सिर्फ ये एक नंबर काफी है, 12%। 17वीं सदी में पूरी दुनिया की ग्लोबल जीडीपी में बंगाल का हिस्सा 12% था। जरा सोचिए, उस समय यूरोपियन यात्री और अर्थशास्त्री यहाँ की समृद्धि देखकर हैरान रह जाते थे। वजह, एशिया का 80% कच्चा रेशम यहीं से एक्सपोर्ट होता था और यहाँ की जहाज बनाने की तकनीक बेहद एडवांस्ड थी। ढाका की मलमल और मुर्शिदाबाद का रेशम पूरी दुनिया में मशहूर था। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 पर, बौद्धिक मील के पत्थर, शिक्षा और नवाचार। सिर्फ व्यापार ही नहीं, ऐतिहासिक रूप से इस क्षेत्र ने आधुनिक शिक्षा और विज्ञान में पूरे महाद्वीप को लीड किया था। लेकिन आज की तस्वीर बिल्कुल उलट है। इस टेबल को देखिए। एक तरफ हमारे पास 1857 की कलकत्ता यूनिवर्सिटी है, जिसने भारत को पहले एमए और पीएचडी स्कॉलर्स दिए, जैसी बोस जैसे महान वैज्ञानिक दिए। लेकिन दूसरी तरफ आज हम क्या देखते हैं? सिस्टमैटिक एसएससी भर्ती घोटाले, विश्वविद्यालयों में राजनीतिक नियुक्तियां, हाई स्कूल ड्रॉपआउट्स की लंबी लाइन और एक झटके में 25,000 शिक्षकों की नौकरियां रद्द होना। ये भारी गिरावट रातों रात तो बिल्कुल नहीं आई होगी, है ना? दरअसल आज़ादी के बाद शुरुआती सालों में सब कुछ ठीक चल रहा था। 1947 से 1960 के बीच टाटा स्टील, बाटा, आईटीसी और हिंदुस्तान मोटर्स जैसी दिग्गज कंपनियों ने यहाँ भारी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स लगाए। हावड़ा को पूरब का मैनचेस्टर कहा जाने लगा। 1951 में खड़गपुर में भारत का पहला आईआईटी भी खुल गया और नेशनल जीडीपी में इस राज्य का योगदान 10.5% तक पहुंच गया। ऐसा लग रहा था मानो ये ग्रोथ का एक परफेक्ट मॉडल है। लेकिन फिर आता है हमारा सेक्शन 3, कम्युनिस्ट युग की गिरावट, विचारधारा बनाम उद्योग। 1960 के दशक के आखिर में एक भयंकर खाद्य संकट आया और यहीं से सब कुछ पलटने लगा। भारी राजनीतिक उथल-पुथल मची। ज्योति बसु का ये मशहूर बयान, पूंजीपतियों के खिलाफ सर्वहारा वर्ग का उदय, ये सिर्फ एक लाइन नहीं थी, ये वो विचारधारा थी जिसने आने वाले कई दशकों को तय कर दिया। इस विचारधारा ने भयंकर ट्रेड यूनियन हड़तालों को जन्म दिया। हालात ये हो गए कि 1980 तक आते आते हर साल औसतन 100 से ज्यादा हड़तालें होने लगी और अंततः बड़े बड़े उद्योगपतियों ने राज्य से हमेशा के लिए अपना कारोबार समेट लिया। और अब ये नंबर देखिए, 28,000। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। 1977 से 2011 के बीच दर्ज की गई राजनीतिक हत्याओं की ये संख्या है। एक ऐसी गहरी कैडर प्रणाली स्थापित हो गई थी जहां अगर कोई विरोध करता है तो उसे हिंसक तरीके से कुचल दिया जाता था। गांव, पंचायतों, यहां तक कि राशन की दुकानों तक पर इसी कैडर का कंट्रोल हो गया था। इस माहौल में किसी भी तरह का स्वतंत्र विकास, सच कहूं तो लगभग नामुमकिन था। अब आते हैं सेक्शन 4 पर, तकनीक और उद्योग को खारिज करना, वो खोए हुए दशक। एक तरफ पूरा भारत मॉडर्न आईटी क्रांति के लिए खुद को तैयार कर रहा था और दूसरी तरफ यहाँ के तत्कालीन नेतृत्व ने एक बिल्कुल अलग विचारधारा से प्रेरित रास्ता चुना। उनका एक मशहूर नारा था, कंप्यूटर खावे ना लोग खावे, मतलब कंप्यूटर नौकरियां खा जाएगा। इस डर की वजह से सरकार ने बैंकों में कंप्यूटर लगाने का जमकर विरोध किया और तो और भारत का प्राइमरी आईटी हब बनने के ऑफर को भी ठुकरा दिया। नतीजा क्या हुआ?
एक पूरी पीढ़ी का भविष्य और वो सारी नौकरियां बैंगलोर जैसे शहरों की झोली में चली गईं। सेक्शन 5 नया नेतृत्व, पुरानी व्यवस्था, सत्ता का हस्तांतरण। 34 सालों के इस आर्थिक ठहराव और लोगों की बढ़ती हताशा के बीच एक नई तेजतर्रार नेता का उदय हुआ। उनका वादा था इस पूरे कम्युनिस्ट ढांचे को जड़ से उखाड़ फेंकना। इस टाइमलाइन को देखिए। 1990 में हाजरा जंक्शन पर उन पर हुआ हिंसक हमला, 1998 में टीएमसी पार्टी का बनना, 2006 के ऐतिहासिक सिंगूर और नंदीग्राम विरोध प्रदर्शन। ये ममता बनर्जी के उस संघर्षपूर्ण सफर की कहानी है जो 2011 में एक ऐतिहासिक चुनावी जीत में बदल गई, जिसने वामपंथी शासन को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा और दिलचस्प सवाल खड़ा होता है। जिस नवनिर्वाचित सुधारक ने पुरानी व्यवस्था को खत्म करने के लिए इतनी लंबी लड़ाई लड़ी, वो खुद उसी सिस्टम को कैसे अपनाने लगी? हुआ ये कि सत्ता बदलते ही पुराने हिंसक पार्टी कैडर रातों रात सीधे नई सत्ताधारी सरकार में शामिल हो गए। पुराने कैडर, नए झंडे, और इसका नतीजा ये हुआ कि सिस्टमैटिक एक्सटॉर्शन यानी जबरन वसूली का एक पूरा नेटवर्क ग्रास रूट लेवल पर फिर से खड़ा हो गया। पीएम आवास योजना के फंड्स हों, मनरेगा की दिहाड़ी हो या यहाँ तक कि अंतिम संस्कार के लिए मिलने वाली सहायता राशि, हर चीज से कट मनी या कमीशन जबरन वसूला जाने लगा। बिल्डिंग मटेरियल सप्लाई करने वाले हिंसक सिंडिकेट्स का राज हो गया। ये बिल्कुल पिछले दशकों वाले सिस्टम की ही कार्बन कॉपी थी। और फिर एक के बाद एक हुए आर्थिक और शैक्षिक घोटालों ने जनता के भरोसे को पूरी तरह तोड़ दिया। आप इस प्रोग्रेशन को देखिए। स्टेप 1, शारदा पॉन्जी स्कीम का ढहना, जिसने करीब 17 लाख नागरिकों को बर्बाद कर दिया। स्टेप 2, नारदा स्टिंग ऑपरेशन, जहां बड़े बड़े नेता कैश रिश्वत लेते पकड़े गए। और स्टेप 3, वो विशाल एसएससी घोटाला, जिसमें 50 करोड़ रुपए नकद मिले और 25,000 शिक्षकों की नियुक्तियां एक साथ रद्द कर दी गईं। ये हमें एक और बेहद दुखद विरोधाभास की तरफ ले जाता है। इतिहास गवाह है, भारत की पहली महिला पायलट और वेस्टर्न मेडिसिन की पहली महिला प्रैक्टिशनर इसी क्षेत्र से आई थीं। महिला सशक्तिकरण की एक कितनी समृद्ध विरासत है। लेकिन आज का कॉन्ट्रास्ट देखिए। संदेशखाली में महिलाओं पर हुए हमले और आरजी मेडिकल कॉलेज की उस भयानक ट्रेजेडी ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। ये उस ऐतिहासिक विरासत और आज के महिला सुरक्षा संकट के बीच का एक बेहद निराशाजनक सच है। और आखिर में हमारा सेक्शन 6, कल्याण और गरीबी का विरोधाभास। इन भारी आर्थिक कमियों के जवाब में मौजूदा प्रशासन ने एक बहुत बड़ा सोशल सेफ्टी नेट तैयार किया है। ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजनाएं देखिए। कन्याश्री योजना ने लड़कियों के स्कूल छोड़ने की दर को कम किया है। लक्ष्मी भंडार से महिलाओं को हर महीने आर्थिक मदद मिलती है। रूपश्री से शादी के लिए सहायता और गरीब परिवारों के लिए 2 रुपये किलो चावल। ये योजनाएं वाकई लाखों लोगों को एक बहुत बड़ी और जरूरी राहत देती हैं। ये राज्य के वेलफेयर मॉडल का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। लेकिन सबसे बड़ा विरोधाभास यहीं छिपा है। ध्यान से सुनिएगा। बड़े पैमाने पर चलने वाली ये कल्याणकारी योजनाएं गरीबी को मैनेज तो कर लेती हैं, लेकिन उसे जड़ से खत्म नहीं करती। बिना रोजगार पैदा किए सिर्फ सब्सिडी के सहारे चलने से राज्य आर्थिक रूप से खोखला और डिपेंडेंट ही रहता है। इंडस्ट्रियल ग्रोथ है नहीं, जिसका नतीजा ये है कि यहाँ के पढ़े लिखे युवाओं को रोजगार के लिए मजबूर होकर दूसरे राज्यों में पलायन करना पड़ता है। तो ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही गहरे और इम्पैक्टफुल सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या कोई भी राज्य सिर्फ गरीबी को मैनेज करके अनिश्चित काल तक सर्वाइव कर सकता है? वो भी तब जब उसके बुनियादी उद्योग, उसके शैक्षणिक संस्थान और सुरक्षा सिस्टम पूरी तरह चरमरा रहे हों। लंबे समय के स्ट्रक्चरल रिपेयर की जगह शॉर्ट टर्म वेलफेयर को चुनने का अंतिम परिणाम आखिर क्या होगा? आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। लेकिन ये सवाल ऐसा है जिस पर हम